शांति निवास की हर सुबह यूं तो प्रिया के आने के बाद से खांसी हो चुकी थी, पर आज इस सुबह में कुछ और भी स्पेशल था। नाश्ते के टेबल पर आज पूरा परिवार मौजूद था। आज प्रिया की सास, शांति के भाई और भाभी भी आए हुए थे, जो शादी में किसी कारण नहीं आ सके थे। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। हमने सुना है कि बहू के हाथों में जादू है, लेकिन आज खुद चखने का मौका मिल रहा है। क्या लगता है प्रेम, बहू इम्तिहान में खरी उतरेगी? इससे क्या पूछ रहे हैं? ये तो अपनी बीवी की साइड ही लेगा ना। शादी के महीने ही कितने हुए हैं गिनकर? 4, 35-40 साल हो चुके होते, फिर ना पूछने से समझ में आता। तब तो क्या दाल क्या सब्जी सब बराबर ही कहता। ये तो है भाभी, जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं बीवी के हाथों के खाने का स्वाद फीका पड़ने लगता है। फिर सिर्फ माँ के हाथ के खाने का ही स्वाद समझ में आता है। अभी तो प्रेम सिर्फ प्रिया प्रिया करता रहता है। 1-2 साल बीतने दीजिए, फिर आ गया कल ठिकाने, पर तब मैं नहीं बनाकर परोसने वाली। हाँ, अरे दीदी, इतनी भी टांग खिंचाई मत कीजिए। लड़की की देख के बेचारे का चेहरा कैसे उतर गया। तेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है बेटा। कई लोगों के मुंह से तारीफ सुनी है उसके हाथ के बने खाने की, पर हमने इतने दिनों से सिर्फ सुना ही था कि बहू के हाथ का खाना लाजवाब होता है, तो चखने चले आए। अब इंतजार नहीं हो रहा भाई। तभी घर की बहू प्रिया गर्मा गर्म पराठे और सब्जियां लेकर आती है। खाना परोसा जाता है और पहला निवाला मुंह में रखते ही आहा, सबकी आंखें चमक उठती है। अरे भाई, ये तो सच में कमाल है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बना दिया बहू तूने। मुझे तो लगा कि हमें इम्प्रेस करने के लिए तू नान, तंदूरी ये सब बनाएगी, पर तूने तो नॉर्मल से पराठे और सब्जी को रेस्टोरेंट का स्वाद दे दिया। ये पूरी बात नहीं हुई जी। बहू, रेस्टोरेंट से भी बढ़कर खाना बना दिया तूने। रेस्टोरेंट वाले तो सिर्फ बेचने के लिए बनाते हैं, तूने तो खिलाने के लिए बनाया। तुझे तो बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, तेरा खाना सुपर हिट होगा। बाकी तेरे खाने का प्रचार करने के लिए तेरे मामा ससुर तो बैठी हैं। देख लो मम्मी, करती थी ना मेरी टांग खिंचाई। सिर्फ मुझे ही मेरी बीवी के हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा, बाकी सभी को भी आ रहा है। सभी के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर शांति की भौएं चढ़ने लगती है। शांति कुछ नहीं कहती, पर हल्की सी खांसी करके सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है। घर की परंपराएं भी ठीक से सीख जाए वही बहुत होगा भैया। अगर बेटों के साथ बहुएं भी बाहर जाकर कमाने लगी तो घर कौन संभालेगा? ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जिस दिन से प्रिया अपने ससुराल आई थी, उसके हाथ के बने खाने की तारीफ हर कोई करता था और उसे खाने का काम शुरू करने का सजेशन भी देता था, जिससे उसकी सास और ननद बड़े चिढ़ते थे। देख रही हो मम्मी, अब तो मामा मामी भी बिजनेस सलाह देकर चले गए। तुम्हारी बहू को पता चला किसी दिन तितली उड़ गई। आजकल हर तीसरे न्यूज में यही खबर तो दिखाते, वहाँ बीवी ने कमाना शुरू किया, यहाँ पति की वैल्यूएशन हो गई और फिर रिश्ता टूट गया। अरे तू फिक्र मत कर बेटा, अच्छी तरह से मैं प्रिया को समझा दूंगी। तू अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दे, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक मम्मी, 20,000 देते और नौकरों की तरह काम करवाते, बदन बदन टूटने लग जाता है मेरा। अच्छा चलो, तुम भाभी को अच्छे से समझा देना, मैं ऑफिस निकलती हूँ। शाम के वक्त प्रिया चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और प्रिया को देखते ही शांति शुरू हो जाती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बहू। जो लोग तुझे बिजनेस शुरू करने का आइडिया दे रहे हैं ना, वो ना तेरे सगे हैं, ना ही तुझे अपने घर पर रखने वाले हैं। तुझे ऐसी छत के नीचे इन्हीं 4 दीवारों के अंदर रहना है, तो इस घर के नियम कायदे के हिसाब से चल, वही अच्छा होगा। कोई बात हो गई क्या मम्मी जी? किसी नाम से कुछ कह दिया क्या? फिलहाल तो नहीं, पर जो लोग तुझे सर चढ़ा रहे हैं, तेरे बिजनेस शुरू होने के बाद वही आकर ताने देंगे कि शांति की बहू ने तो घर की इज्जत तार तार कर दी, जो कि ना मुझसे बर्दाश्त होगा ना तेरे पापा जी को। और अपने माँ बाप को उदास प्रेम बिल्कुल नहीं देख सकता, इसलिए पहले ही इत्तला कर देती हूँ। बिजनेस का आइडिया तेरे दिमाग में आ भी रहा हो तो उसे वहीं दबा दे, वरना अपने मायके में जाकर ही तुझे शुरू करना पड़ेगा तेरा बिजनेस। प्रिया को डराने के बाद भी शांति की कलेजे को शांति नहीं होती। इसे एक बार के लिए मना तो कर दिया, पर कमी तो मेरे प्रेम में ही है। भाई प्रिया से बिजनेस करने की बात करता रहता है, उसके दिमाग से भी बिजनेस के इस बीज को हटाना ही होगा। अगली सुबह जब प्रेम काम पर जाने के लिए निकल रहा था, शांति उसके पास जाकर कहती है, ये सोमेश कौन है बेटा? सोमेश? पता नहीं मम्मी। सोमेश तेरा दोस्त नहीं है जिससे आजकल बहू बिजनेस की बातचीत करती रहती है? मुझे तो लगा तूने अपने किसी दोस्त को बहू को बिजनेस आइडिया देने को कहा है। अरे नहीं नहीं, हाँ, आप लोगों को बिना इन्फॉर्म किए मैं ऐसा क्यों करूंगा? मम्मी क्या बात हुई है, साफ साफ बताओ ना।
हुई तो नहीं बेटा, पर हो जाएगी। किसी अधेड़ उम्र के लड़के का ऐसे रोज रोज घर पर आना, वो भी तेरे पापा जी और तेरी गैर मौजूदगी में, मुझे तो भाई ठीक नहीं लगता। तुझे पता है, दरवाजे पर ही बहू खड़ी होकर बस यही बातें करती रहती है कि बिजनेस कैसे खोला जाए, क्या करना है। पर सोच, अगर अगल बगल वालों को वक्त लगेगा क्या तेरे पापा जी के कान भरने में? तो जानता ही उनके दिमाग को। मैं ऐसे ही इन चीजों के खिलाफ नहीं थी। पता चला 2 रुपये बिजनेस में कमाए और लाख रुपए की इज्जत गवा दी। प्रिया ऐसी बचकानी हरकत करेगी मुझे नहीं लगा था मम्मी। मैं बात करता हूँ उससे। अरे नहीं बेटा, उससे डायरेक्ट कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वरना वो क्या सोचेगी कि उसकी सास ने भी उसके चरित्र पर शक किया। तू बस उसे इनडायरेक्ट बोल दे कि बिजनेस के बारे में ना सोचे और ना कुछ करे, घर पर शांति बनी रहे, और क्या चाहिए मुझे। हाँ, और इस तरह शांति अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर अपनी बहू के सारे ख्वाब को मटिया पलित कर देती है। प्रिया के दिमाग में तो बिजनेस करने का आइडिया पहले से था ही नहीं, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल चल रहा था कि थकी हारी रमा रोज की तरह ऑफिस से घर आती है और सोफे पर पसर जाती है। अपनी बेटी को देखते ही शांति उसकी ओर भागती हुई जाती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या खाएगा मेरा बच्चा? हाँ बोल, तेरी भाभी से कहकर बनवा देती हूँ, बहुत थक जाती है ना बेटा। ऑफिस छोड़ने में ही भलाई लगती है मम्मी, ये काम मुझसे नहीं होगा। दिन पर दिन प्रेशर बढ़ाते ही जा रही है लोग। ये नौकरी नहीं करेगी तो दूसरी ढूंढ ले बेटा, पर ऐसे खाली घर पर मत बैठना। घर पर काम करने वाली औरतों की कोई इज्जत नहीं होती, मुझे पता है ना। मैं भी तो कभी गृहिणी थी, बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल। नौकरी मतलब किसी की चाकरी करना मम्मी। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी बेटी नौकर बने? बात तो तेरी ये भी सही है बेटा। अच्छा, एक बिजनेस क्यों नहीं खोल लेती तू? कपड़े का काम तो यहाँ चौराहे पर हर तीसरा आदमी कर रहा है मम्मी, और अब ये खूबसूरत सा चेहरा लेकर किराने की दुकान चलाती हुई मैं अच्छी लगूंगी क्या? ऐसे आजकल ये क्लाउड किचन का काम बहुत अच्छा चल रहा है, खाना बनाकर बेचना कैसा रहेगा मम्मी? देखा, मुझे पता था तो खुद ही कोई ना कोई आइडिया निकाल लेगी। ये सही रहेगा बेटा, तू यही काम कर और अच्छे अच्छे डिश बनाना, अपनी भाभी से सीख ले, पर होशियारी से, उसे शक ना हो, वरना वो खुद का काम करने की इच्छा जताने लगेगी। और यहाँ से रमा अपनी भाभी को ट्रिक करके उससे डिश सीखने का मूड बना लेती है। एक सुबह जब प्रिया किचन में काम कर रही थी, रमा किचन में आती है। दिन भर बस काम काम और काम, कभी खुद के बारे में भी तो सोचो भाभी। अरे दीदी, आज ऑफिस नहीं गई? ऑफिस का काम तो जरूरी है भाभी, पर इन सब के चक्करों में आप किचन में अकेली पड़ जा रही थी, तो मम्मी ने कहा कि घर में ननद के होते हुए बहू का अकेले काम करना मुझे ठीक नहीं लगता, और वैसे भी शादी की बात तो यही सब करना है, तो मैंने ऑफिस छोड़कर अब घर पर ही रहकर काम सीखने का प्लान किया है। वैसे ऐसी कौन सी डिश है भाभी जिसे एक बार बनाकर हम कम से कम 3-4 दिनों तक यूज कर सकते हैं? लॉन्ग यूज के लिए तो इडली या डोसे का बैटर बनाना अच्छा रहता है दीदी। गर्मी का वक्त है, आराम से बैटर को फ्रिज में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिनों तक डोसा या इडली बना लो, या सांभर बड़ा भी बनाया जा सकता है, वो तो और लंबा चल जाएगा। सांभर अलग रखो, बड़ों को अलग रखो, जब परोसना हो उसके 2-4 घंटे पहले सांभर में बड़े डाल दो। ऐसे मुझे क्या ही समझ में आएगा भाभी, आप मुझे सिखाओ ना अच्छे से। अपनी भाभी के साथ रसोई में रमा इडली, सांभर, वड़ा और डोसा बनाना सीखने लगती है। इडली तो ठीक ही बनी है भाभी, आपको क्या लगता है घर पर सभी को पसंद आएगी? अरे क्यों नहीं आएगी दीदी, आप टेंशन क्यों ले रही है? आपने इतने मन से बनाया है, सब जरूर से खाएंगे। सिर्फ मन से बनाने से नहीं होता ना भाभी, बाद में बिकेगा कैसे? मेरा मतलब है दिखेगा कैसे, मतलब कि लगना चाहिए ना मैंने कुछ अलग बनाया है। रमा के बनाए हुए इडली और डोसे को प्रिया अपने बनाए हुए चटनी और सांभर के साथ परोसती है। जीती रहे बेटा, जीती रहे। मुझे पता था तू जो काम छुएगी ना उसे सोना कर देगी। ये सांभर और चटनी तो आज प्रिया के हाथ के बने सांभर चटनी से भी स्वादिष्ट लग रहा है। और इडली डोसा कैसा है मम्मी? अरे बेटा, इडली और डोसे में क्या ही मेहनत, मेन काम तो सांभर और चटनी करते हैं। सांभर और चटनी तुम्हारी बहू ने बनाया है मम्मी, मैंने सिर्फ डोसा और इडली बनाई है। और आसान नहीं होता डोसा इडली बनाना, डोसे को क्रिस्प करना होता है, इडली को सॉफ्ट बनाना होता है। रमा समझ जाती है कि सिर्फ इडली और डोसा बनाने से नहीं होगा, सांभर और चटनी सीखना भी बहुत जरूरी है। और अपनी भाभी को खंखोर खंखोर कर रमा चटनी और सांभर बनाने की रेसिपी सीखने लगती है। आज 15 दिनों की मेहनत के बाद रमा फाइनली सांभर बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। इतने से सांभर बनाइए बेटा,
इतने सांभर में कौन क्या खाएगा? सांभर मैंने बनाई है पापा जी, टेंशन मत लीजिए। ये तो दीदी की बनाई हुई सांभर है। पहले आप सब इसके साथ इडली और बड़े खा लीजिए, फिर मेरा बनाया सांभर तो है ही। दीदी को बड़ा मन था आप सबको अपने हाथ का बना खाना खिलाने का। जितना मन रमा का हम सबको खाना खिलाने का है, उतना मन हमारे खाने का भी है। पर इतने से सांभर में बड़ा डुबोए कहाँ? अगर खाना बनाना सीख रही हो तो अच्छे से बनाना सीखना चाहिए ना रमा। इसी तरह दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, पर रमा के हाथ में परफेक्शन नहीं आ रहा था। जब भी वो ज्यादा क्वांटिटी में सांभर बनाने की कोशिश करती, सांभर का टेस्ट बिगड़ जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। ये देखकर शांति रमा से कहती है, और कितनी देर लगेगी तुझे ये सब सीखने में? नौकरी छोड़े हुए तुझे पूरे 1.5 महीना हो गया। मुझे तो लगता है इसी तरह पूरा साल सांभर बनाना सीखने में ही बिता देगी तू। काम शुरू करना है कि नहीं तुझे, या अपनी भाभी की तरह रसोई में ही जी लगने लग गया है तेरा? ऐसा नहीं है मम्मी, मैं अंदर अंदर काम कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड के घर का एक कमरा खाली है, उसी में मैं क्लाउड किचन बना लूंगी। वहाँ फ्रिज, गैस, बर्तन वगैरह का अरेंजमेंट भी करवा देगी वो। तो इडली, सांभर, वड़ा, डोसा, कोल्ड कॉफी और मैगी, ये सब तो मैं ऐड कर दूंगी। पर बिना सांभर की कैसे क्या होगा? मैं तो ज्यादा क्वांटिटी में सांभर बना ही नहीं पा रही हूँ। कस्टमर मांगेंगे तो क्या करूंगी? एक तो तेरा काम नया है, तो जरूरी तो है नहीं कि हर रोज ही ऑर्डर आए। बाकी अपनी भाभी के पास सांभर बनवा कर 2-3 दिन तक काम चला ही सकती है तू। अब वो कैसे बनवाना है ये तुझे खुद समझना होगा। सब कुछ मैं तुझे नहीं बता सकती। मुझे बाकी कुछ नहीं पता। जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर बेटा, हो सके तो इसी हफ्ते से। और रमा अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर अपने क्लाउड किचन का काम शुरू कर देती है और स्विगी, जोमेटो पर अपने क्लाउड किचन का नाम रखती है दी साउथ इंडियन थाली। एक सुबह अपने कमरे से तैयार होकर रमा बाहर निकलती है और सभी से कहती है, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिए मम्मी, पापा, भाभी, भैया। आपसे फिर से मेरा वर्किंग मोड ऑन हो गया। ये तो अच्छी बात है। बीच में ब्रेक लेकर घर का काम भी सीख लिया और वापस से काम पर भी लग गई। सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। इसी तरह काम में डेडिकेटेड रहा कर। और घर पर सभी को ऑफिस का कहकर रमा अपने बिजनेस को संभालने के लिए निकल पड़ती है, जहां उसे पहला ऑर्डर मिलता है। वाह भगवान, मैंने तो सोचा ही नहीं था इतनी जल्दी ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। 2 प्लेट इडली का ही ऑर्डर है, तो 4 कटोरी सांभर में तो हो जाएगा। बनाकर जल्दी से डिलीवरी बॉय को दे देती हूँ। और इस तरह रमा अपना पहला ऑर्डर पूरा कर लेती है। काम शुरू हो गया बहन। अब हर ऑर्डर के साथ साथ तू ऐसे ही सांभर बनाती रहेगी, फिर तो हो गया। कितनी बार सांभर बनाएगी तू? एक ऑर्डर पूरा करेगी, दूसरा छूट जाएगा। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कुछ सोच। जिस तरह तू इडली डोसे का बैटर पहले से तैयार रख रही है, जिस तरह तू सूखे बड़े पहले से तैयार रख रही है, इसी तरह से तुझे सांभर भी तैयार रखना होगा कि यहाँ ऑर्डर आया, वहां मैंने पैक करना शुरू कर दिया। मेरा काम था बिजनेस में पैसे लगाने का, बाकी खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी है, भूल मत। अरे तुम मुझे आधा घंटा दे दे, मैं तब तक कुछ न कुछ कर लूंगी। रमा अपने घर जाती है और अपनी भाभी से कहती है, ऑफिस लंच ब्रेक में किसी तरह आई हूँ भाभी, आपको मेरी मदद करनी होगी। वो मेरी फ्रेंड है ना निकिता, उसे देखने लड़के वाले आए हैं। कई बार जो सांभर, वड़े और इडली आप मुझे टिफिन में पैक करके देती थी ना, वो टिफिन निकिता अपने बॉयफ्रेंड को खिला देती थी, ये कहकर कि ये उसने बनाया है। पर उसे तो वैसा सांभर बनाना आता नहीं। हाँ, आप एक बार जरा ज्यादा क्वांटिटी में सांभर बनाकर दे दोगी क्या? वो ना इडली के साथ अपने ससुराल वालों को परोस देगी, वरना अगर ये राज खुल गया ना तो उसका होता होता रिश्ता भी कट जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी टेंशन मोड़ ली निकिता ने। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, मैं अभी सांभर बना देती हूँ। आखिरकार एक लड़की के रिश्ते की बात है। बड़े से पतीले से प्रिया सांभर तैयार कर अपनी ननद को थमा देती है और उस सांभर के पतीले को अपने स्कूटी पर लेकर रमा निकिता के घर पहुंच जाती है और हो जाती है साउथ इंडियन थाली से ऑर्डर की डिलीवरी शुरू। सिर्फ एक ही दिन में अच्छी खासी रेटिंग आ गई रमा। हमारे इस काम को अगर हम अच्छे से करते रहे ना तो पूरे शहर में फेमस हो जाएंगे। फिर और डिशेस ऐड की जा सकती है। क्या कहती हो बहन? तुझे तो बस सांभर लाते रहना है। 3 दिन तक किसी तरह रमा इस सांभर से काम संभालती है। फिर 3 दिन बाद उसे वापस अपनी भाभी के पास जाना पड़ता है। भाभी आपके सांभर का तो जवाब नहीं है। ऑफिस में सभी ने लंच ब्रेक में मुझे घेर लिया, घर से सांभर मंगवा कर दी। आपके हाथ का बना सांभर सभी को खाना है, प्लीज बना दो ना। देखकर बनाना, कम से कम 18-20 एम्प्लॉइज है। इतने सारे लोगों के लिए सांभर बनाना, जितनी देर में काम होगा उतनी देर में तो आपका ऑफिस शुरू भी हो जाएगा दीदी। कोई दिक्कत नहीं ना भाभी, बॉस ने मुझे खुद ही भेजा है, आप बनाओ तो।
रमा फिर से दिमाग लगाकर प्रिया से सांभर बनवा लेती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, कभी कोई ड्रामा कभी कोई ड्रामा। फिर एक दिन प्रिया के घर पर उसकी सहेली आती है मिठाई का डब्बा लेकर। तूने अच्छा काम शुरू किया और मुझे बताया भी नहीं। मैं तो हमेशा ही कहती थी तुझे खाने का बिजनेस शुरू करना चाहिए, बताना तो चाहिए था मुझे। और आपसे ना मुझे डिस्काउंट चाहिए। एक तो तू सांभर ना के बराबर बेचती है, कम से कम मुझे तो भर भर कर दिया कर। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्योति, किसने बिजनेस शुरू किया है? मैंने तो कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। मतलब तेरी ननद ने और तूने मिलकर ही साउथ इंडियन थाली खोली है ना? ज्योति की पूरी बात सुनकर प्रिया तो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मतलब इसी कारण से दीदी मुझसे सांभर बनवा रही थी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा बहन। तू 2 मिनट रुक, मैं अब भी ऑर्डर प्लेस करती हूँ। खाकर तो पहचान जाएगी ना अपने सांभर को। अभी भी विश्वास नहीं होता तो चल, तुम्हें तुम्हारी ननद के क्लाउड किचन में ले चलती हूँ। उसकी जो बिजनेस पार्टनर है ना, वो मेरी जेठानी की बहन ही तो है। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात को जैसे ही प्रेम घर पर आता है, प्रिया इस बारे में उसे सब बता देती है। अब मैं समझा कि तुम झूठ झूठ क्यों मेरे कान भरती थी मम्मी, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बहू आगे बढ़े। और इस बहू के खाने की तकनीक को तुमने अपनी बेटी को सिखा दिया और पैसे कमाने लगी वो। ये कहाँ का न्याय है मम्मी? और तुम्हें क्या लगा कि रमा मेरी बीवी से 2-3 डिशेस सीख कर खुद का बिजनेस शुरू कर लेगी और इसे रसोई में झोंक देगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हें आता है मुश्किल से 4 कटोरी सांभर बनाना, और मेरी बीवी तो पूरा समंदर है समंदर। तुमने एक लोटा क्या ले लिया, खुद को बिजनेस वुमन समझने लगी। बहुत छोटी सोच निकली तुम दोनों माँ बेटियों की। अब से तुम अपना बिजनेस करोगी और तुम्हारा क्लाउड किचन होगा, तुम्हारा खुद का किचन। प्रिया, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है खुद के टैलेंट को लोगों को दिखाने का। और कुछ इस तरह अपने पति का साथ पाकर प्रिया अपना खुद का खाने का बिजनेस शुरू कर लेती है। 25 देवरानी 25 जेठानी, ये कहानी है कानपुर की, जहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार रहा करता था। राधा अपने पति मंगल के साथ रहती है। उसके 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे की शादी काजल नाम की लड़की से हो चुकी है और अब छोटे बेटे की शादी होने जा रही है। काजल, कहाँ व्यस्त हो तुम? व्यस्त हो या बस यूं ही मटर गश्ती कर रही हो? हाँ, मेरे पास तो मटर गश्ती करने का बहुत समय है ना, यही तो करती हूँ मैं दिन भर। इधर से उधर फुदकती रहती हूँ बस। अरे काजल, मर गई क्या? यमराज ले गए तुझे? जाने से पहले बता तो देती। अरे मम्मी जी, जिंदा हूँ अभी। बताइए क्या बात है? जिंदा तो है, लेकिन ऐसा लगता है मेरी बात का जवाब देने में तुझे मौत आती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप काम बताइए। कितने घंटे पहले तुझसे तेरे ससुर जी ने गर्म पानी मांगा था? आधा घंटा पहले। तो दिया क्यों नहीं? ओफो राधा, तुम इस बात के लिए चिल्ला रही हो इतनी देर से? पानी तो उसने मुझे तभी गर्म करके दे दिया था। कम से कम मुझसे पूछ तो लेते एक बार। अच्छा, मुझे लगा। तो रहने दो, मुझे पता है तुम्हें चिल्लाने में मजा आता है। कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता न करिए। अब मेरी देवरानी आने वाली है ना कुछ दिन में, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? फिर ये तुम दोनों पर चिल्लाएगी? नहीं नहीं, अभी तो मैं अकेली हूं ना, तो काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो चिल्लाने का मौका ही नहीं देंगे हम लोग। खाने का मसला भारतीय परिवारों में सबसे बड़ा मसला होता है, और इस मसले की जिम्मेदारी होती है उस मेंबर के कंधों पर जो घर की रसोई का जिम्मा थामे हुए होता है। और इस घर पर ये जिम्मेदारी थी नैना के कंधों पर। मिश्रा परिवार की इकलौती बहू नैना मिश्रा की शादी को पूरे 12 साल हो चुके थे, पर आज भी नैना डरे सहमे ही रसोई में काम करती थी। हे भगवान, ये मैगी मसाले की पैकेट कहाँ रख दी मैंने? 2 पैकेट मैंने पापड़ के डब्बे में छुपा कर रखी थी और अभी एक भी नहीं मिल रही। मसाले की पैकेट नहीं मिली तो मैं राज की सब्जी में मसाला कैसे डालूंगी? नैना के माथे पर पसीना आ जाता है। वो घबराती हुई यहाँ वहाँ मैगी मसाले की पैकेट ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं नहीं मिलती। कहीं किसी ने पैकेट यहाँ वहाँ तो नहीं करती? नहीं, मम्मी के अलावा किसी पता है कि मैं घर में प्याज लहसुन के मसाले भी रखती हूँ। मम्मी से ही जाकर पूछती हूँ। हो सकता है पापा जी के डर से उन्होंने ही मैगी मसाले के पैकेट को छुपा दिया हो। गैस पर चढ़ी हुई आलू दम की सब्जी को पकने के लिए छोड़कर नैना अपनी सास के कमरे में चली जाती है। पहले दरवाजा लगा देती हूँ, वरना बाहर आवाज चली गई तो अभी कलेश मच जाएगा। अरे क्या बात हो गई बहू, कमरे का दरवाजा क्यों लगा रही हो? किसी पड़ोसी का डर नहीं है मुझे, जो बोलना है खुलकर बोलो। अरे मम्मी जी,
पड़ोसियों को तो हम संभाल लेंगे, पर बाहर हॉल में जो पापा जी बैठे हुए हैं ना, उनके कानों में हमारी बात चलेगी तो फिर उन्हें कौन संभालेगा। अच्छा अच्छा, समझ गई। पता क्या बात हो गई? मम्मी जी क्या बताओ, पापड़ के डिब्बे में मैंने 2 मैगी मसाले के पैकेट रखे थे, मिल ही नहीं रहे। अब क्या होगा? और पापा जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं। अगर मैं बाहर गई तो पक्का पूछेंगे मैं क्यों बाहर जा रही हूँ, और लौट कर आऊंगी तो क्या लेकर आई हूँ वो भी दिखाने को बोलेंगे। और अगर मैं किसी तरह कपड़ों में छुपाकर मसाले ले भी आई तो पापा जी का दिमाग तो आप जानती हैं। अरे राशन वाले से जाकर पूछेंगे मेरी बहू क्या लेने आई थी, फिर फंस जाएगी। नहीं नहीं, बहू बाहर मत जा, रसोई में ही होगा, मसाला कहाँ जाएगा? मतलब आपको नहीं पता कहाँ है मसाले? हे भगवान, मुझे लगा पापड़ के डिब्बे से मसाले के पैकेट तो निकाल कर आप ही ने रखे होगे कहीं। मैंने पूरी रसोई छान मार ली मम्मी जी, मसाले का पैकेट कहीं नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है कल रात ही 2 पैकेट रखे थे मैंने डब्बे में। अब क्या होगा मम्मी जी, अगर बिना प्याज लहसुन के मसाले की सब्जी बनी तो राज खाएगा नहीं। आज का नाश्ता प्लेन था तो गुस्से में वो टिफिन भी नहीं लेकर गया। वो कैसी ऐसी सब्जी खाएगा बेटा? बिना प्याज लहसुन की सब्जी तो मैं भी नहीं खाने वाली, तुझे पता है। ये बीमारों वाला खाना मेरे हलक के नीचे नहीं उतरता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नैना और मनीषा की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। पर मनीषा तो पुरानी खिलाड़ी थी, उसे पता था कि ऐसे मैटर को कैसे हैंडल करना होता है। अरे अभी ये क्या हो गया आपको? क्यों जान दे रहे हो? हम औरतें अपना पर्सनल मैटर भी डिस्कस नहीं कर सकती क्या? क्या चाहते हो कि बहू अपनी पर्सनल बातें भी ससुर के सामने कहे? जा दरवाजा खोल बहू। पता नहीं औरतों की बातों में क्या सुनना है तेरे ससुर जी को। मान गए मम्मी जी आपको। नैना जाकर दरवाजा खोलती है। सामने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधे मुरारी खड़ा था। अब क्या हो गया जी? दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे या बहू को जाने भी देंगे? जा बहू खाना तैयार कर ले। हाँ पापा जी, वो गैस पर सब्जी चढ़ी है ना, जल जाएगी। अच्छा, तो बिना मसाले की सब्जी बना लोगे तुम बहू? मैं सब्जी में मसाले डालती हूँ कितने पापा जी, बस हल्दी मिर्ची और बिना प्याज लहसुन का गरम मसाला। अच्छा, तो फिर ये मैगी मसाले के पैकेट तुम्हारे काम के तो होंगे नहीं? अब मैं आज सुबह तुम चाय के साथ मुझे नमकीन देना भूल गई थी बहू, और राज को स्कूल छोड़ने चली गई। तब मैं रसोई में पापड़ सेकने गया और पापड़ के डिब्बे में मुझे ये मैगी मसाले का पैकेट मिला। पापा जी, ये बिना प्याज लहसुन की मैगी मसाले का पैकेट है, व्रत स्पेशल। पहले बीवी पागल बनाती थी, अब बहू बना रही है। खा जाओ तुम दोनों मिलकर मुझे। प्याज लहसुन फूंक फूंक कर बच्चे को खाना खिलाती हो, फिर कहती हो शैतान हो गया, पढ़ना नहीं चाहता। अरे भाई, जब गलत चीजें खिलाओगी तो व्यवहार तो बुरा बनना ही है। मसाले के पैकेट को मुरारी घर से बाहर फेंक देता है और नैना को बिना प्याज लहसुन के मसाले की ही सब्जी बनानी पड़ती है। दोपहर के 1 बजे दुकान से लौटता हुआ प्रेम राज को स्कूल से लेता आता है। पूरा घर एक साथ खाने पर बैठ जाता है। ये कैसी बेस्वाद सब्जी बनाई है नैना तुमने, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। कितनी गंदी सब्जी बनाती है तुम मम्मा, इससे अच्छी सब्जी घर की मम्मा बनाती है। काश मैं उसके घर में पैदा हुआ होता तो उसके घर के खाने में कितना स्वाद होता है क्या बताऊं। कभी चने की सब्जी लाता है, कभी सुट्टी की सब्जी लाता है। स्वाद तो आएगा ही ना बेटा, वो लोग लहसुन भर भर कर खाना बनाते, और यहाँ तेरे दादाजी को लहसुन से नफरत है। अरे भैया, आयुर्वेद ने तो लहसुन को औषधि बताई है। मेरे पापा से ज्यादा तो कोई भी सात्विक नहीं है, लेकिन फिर भी वो लहसुन खाते थे। तुम्हारे मायके वालों की बात तो करो ही मत, उन जैसे झूठे मकार तो मैंने आज तक नहीं देखे। अगर उसी वक्त सच्चाई बताई होती कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। बस बस पापा, आप दोनों भी क्या बातें लेकर बैठ जाते हैं, हो गया ना बस। कुछ इस तरह मिश्रा परिवार का लंच पूरा होता है, जहाँ मुरारी मिश्रा को छोड़कर सभी की प्लेट में खाना आधा पौना पड़ा हुआ था। देख रही हो बहू, ये तो पेट भरकर सोने चले गए, भूखे तो मेरे बच्चे रह गए ना। ये तो बेकार की जिद पकड़ ली है पापा जी ने मम्मी जी। ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी में कभी उन्होंने लहसुन को छुआ ना हो। अपनी उम्र में तो सारी अय्याशियां कर ली और बच्चों के वक्त सिद्धांतों की टोपी लेकर बैठ गए। राज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अगर मैं उसे घर पर उसके मन का खाना बनाकर नहीं दूंगी तो वो बाहर जाकर खाने लगेगा। और बाहर कैसे तेल मसाले का इस्तेमाल किया जाता है ये तो आप जानती है। तो एक काम कर बेटा, आज सब्जी लेने जाएगी ना तो चुपके से 2-4 लहसुन भी ले आना। अच्छे से लहसुन डालकर सब्जी बनाएगी तो राज और प्रेम पेट भरकर खा लेंगे। और तेरे पापा जी के लिए बिना लहसुन की सब्जी बना देना।
कौन सा उन्हें पता चलेगा कि बाकियों की कटोरी में क्या है। ठीक है मम्मी जी। अरे पर स्मेल से पापा जी समझ गए तो? अरे उन्हें भयंकर सर्दी है, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिक्र मत कर। अपनी सास की सुनकर नैना सब्जी मार्केट जाती है और आलू टमाटर के बीच में 4 लहसुन छुपा कर ले आती है। लहसुन रसोई में तो आ चुके थे, पर अब उन्हें छिलना भी तो था। मुरारी बार बार रसोई के आगे चक्कर काट रहा था, इस कारण नैना लहसुन छिल नहीं पा रही थी। प्रेम के पापा भी ना हाथ है, अगर ये रसोई के सामने चक्कर काटना बंद करेंगे नहीं तो नैना लहसुन छिलेगी कैसे। आपने सीता भाभी से बात कर ली क्या? किस बारे में बात करनी थी? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, पर वो शाम को उनके घर में सिलेंडर खत्म हो गया था तो आपको ढूंढ रही थी, मैं आपको बताना ही भूल गई। बस यही तो आदत है आपकी, सारी फालतू बातें गिन गिन कर बताएंगे और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल जाती है। अरे भाई कैसे बिना सिलेंडर के खाना बनाया होगा उन्होंने? अभी जाता हूँ उनके यहाँ। यहाँ रास्ता साफ होता है, वहाँ नैना फौरन लहसुन छीलकर सब्जी तैयार कर लेती है। तेरे पापा तो पड़ोस में गए हैं, जब तक आएंगे तब तक तुम मुझे खाना दे दे बहू, जल्दी से मैं खा लेती हूँ। मनीषा फौरन रात का खाना खा लेती है। फिर राज, प्रेम और नैना भी खाने बैठ जाते हैं। इसे कहता है सब्जी। मजा आ गया नैना। वाह वाह वाह, क्या बात है हमारी नैना की। हाँ मम्मा, आपने आज अच्छी सब्जी बनाई। सुबह मैंने आपसे मिसबिहेव किया था, सॉरी मम्मा। कुछ देर बाद मुरारी हाथ में सब्जी का डब्बा लिए अपने घर लौटता है। अरे तुम सब खाने भी बैठ गए? मैं सीता भाभी के यहाँ से सब्जी लेकर आया हूँ, खा कर देखो, स्वाद ना जाए तो कहना। पापा जी की डिप्लोमेसी सही है। सीता आंटी तो भर भर कर लहसुन डालती है अपने खाने में, यहाँ तक कि उनके यहाँ तो पराठे भी लहसुन से बनते हैं। 36 साल भोगा है मैंने इस आदमी को बहू, क्या मुझे नहीं पता? बाहर वालों के घर के तो कच्चे लहसुन को भी ये गाजर क्या कर खा लेते हैं और घर पर ड्रामा करते हैं। और जैसा मनीषा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही निकलता है। सीता के घर से लाई हुई सब्जी में इतना लहसुन था कि नैना तक से खाया नहीं जाता। आप तो कहते हैं पापा जी कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ हम ही अपने खाने में लहसुन प्याज का मसाला डालते हैं और कोई नहीं, और ये सीता आंटी के घर की लाई सब्जी में इतना लहसुन नहीं दिख रहा आपको? इतना लहसुन तो मेरे भाई के खाने में भी नहीं डलता था। दूसरों को बदनाम करना बंद करो बहू, अपनी सास के साथ रहकर तुम भी ये बातें सीख रही हो। सीता भाभी के घर से खाना खा कर आया हूँ मैं, इस सब्जी में तो लहसुन प्याज का नामो निशान तक नहीं है। और इसी तरह नैना के ससुराल में उसके दिन निकल रहे थे। एक सुबह, आज नाश्ते में क्या बना लूं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? बना लो जो तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। अरे क्या करूं मैं, पापा जी किस तरह नाराज होते हैं, तुमने देखा नहीं क्या? तुम तो दुकान के लिए निकल जाते हो, दिन भर उनकी बातें मुझे सुननी पड़ती है। अरे तो ठीक है, फिर जो बनाना है बनाओ, मेरे लिए कुछ मत बनाना। ये कहकर प्रेम गुस्से में दुकान के लिए निकल जाता है और दुविधा में फंस जाती है नैना। बस अब बहुत हुआ, इस तरह अब रोज रोज का तमाशा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा जी चाहते हैं कि चूल्हे पर लहसुन ना बने, तो अब नहीं बनेगा, पर बाकी सभी लोगों को उनकी पसंद का खाना भी मिलेगा। और थैली लिए नैना मार्केट निकल जाती है और मार्केट में लहसुन ढूंढना शुरू कर देती है। ये कितने किलो लहसुन होंगे भैया? ये 10 किलो होंगे भाभी, पर क्यों पूछ रही है? 10 किलो है ना, ठीक है बांध दीजिए। बांध दू पक्का? और चाचा जी ने पूछा तो क्या बोलूंगा भाभी? वही जो सच्चाई है कि मैं 10 किलो लहसुन लेकर गई हूँ। और आज नैना 10 किलो लहसुन अपने मोहल्ले में लेकर जाती है, जहाँ मनीषा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। ले आई बहू लहसुन, अब बता क्या करना है? एक एक करके सभी के घरों में जाना है, उन्हें 1-1 किलो लहसुन देना है, तभी तो सभी हमारे लिए थोड़ा थोड़ा लहसुन का अचार बनाएंगे ना। दोनों सास बहू मोहल्ले में लहसुन बांटना शुरू करती है और सबसे पहले जाती है सीता के घर। आंटी जी कैसी हैं आप? पापा बता रहे थे आप लहसुन का अचार बहुत अच्छा बनाती है। मुरारी जी भी ना, उनको मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए बस। दे लहसुन में बना देती हूँ अचार। वैसे सुषमा भी अच्छा अचार बना लेती है। आपकी बात उन्हीं के तो घर जाना है भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। और एक एक करके दोनों सास बहू मोहल्ले के घर जाकर लहसुन बांटना शुरू कर देती है और फिर घर आती है। अरे कहाँ थी आप दोनों? कहीं लहसुन खरीदने तो नहीं चली गई थी? आप फिर शुरू हो गए। ये लीजिए थैली, देख लीजिए क्या है इसमें। अरे छुपा दिया होगा आप दोनों ने, वहाँ पूरा मोहल्ला बिना लहसुन प्याज के खाना बना रहा है और आप दोनों को लहसुन चाहिए ही चाहिए, इसीलिए तो आज हम यहाँ के यहाँ रह गए। वो तो कुछ देर में पता चल ही जाएगा।
मेरा मतलब है मैं जाती हूँ खाने की तैयारी करने। मम्मी जी, बिना प्याज लहसुन वाला खाना। और नैना बनाती है बिना लहसुन की दाल, चावल, आलू की सब्जी। नैना जैसे ही टेबल पर खाना परोसती है, सीता कच्चे लहसुन का अचार ले आती है। अरे सीता आंटी, आइए आइए, कैसी हैं आप? सब बढ़िया? वो मैं ये लहसुन का अचार लेकर आई थी आप सबके लिए, खाकर बताइए कैसा बना है। पर पापा तो कहते हैं आपके घर में लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होता। अरे क्या बेटा, तू भी क्या मजाक करता है? लहसुन प्याज इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? मेरे घर पर कोई बीमार थोड़ी ना है। और बिना लहसुन के खाने में स्वाद कहाँ आता है? उस दिन जब आप नहीं आए थे क्या भाई साहब? अरे जब मेरे घर पर डिनर किया था आपने और खाने की बहुत तारीफ करी थी उस दिन भी तो सब्जी में लहसुन ही था। अरे पापा जी, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अब ठीक है, मेहमान की लाई चीजों का अपमान नहीं करते। आप ये अचार यहाँ रख जाइए भाभी जी, मैं तो खाता नहीं, बच्चे खा लेंगे इन्हें बहुत शौक रहता है लहसुन का। लो आ गया लहसुन, खाओ सब। जैसे ही सीता निकलती है, सुषमा कच्चे लहसुन का अचार लेकर मुरारी के घर पहुंच जाती है। मुझे पता था मेरे हाथों से कभी काम 19-20 हो ही नहीं सकता। देखिए क्या सही वक्त पर आई हूँ मैं। अचार परोस देती हूँ। राज बेटा, लहसुन का अचार खाएगा ना? हाँ हाँ दादी जी। ये तो हद हो गई, जिसे देखो लहसुन ही लाकर परोस रहा। ऐसे एक एक करके मुरारी के घर पर लहसुन के अचार का अंबार लग जाता है। बताइए पापा जी, अब क्या करूं? इन अचारों को फेंकूं और किसी की नजर पड़ गई तो पूरे मोहल्ले में ड्रामा हो जाएगा ना। अरे तो रसोई में रखकर रसोई को अपवित्र कर देगी क्या? फेंक दे जा। लहसुन खाकर सिर्फ बुद्धि खराब होती है और कुछ नहीं। ठीक कह रही हूँ ना जी मैं। तो एक डब्बा मुझे दे दो, मैं भी फेंकूंगा दादी। अरे सोसाइटी से निकलवा कर मानोगे क्या तुम सब मुझे? ऐसे तो लहसुन लहसुन करते रहते हो, अब अचार आ गया है तो खा पी कर भूल जाओ और क्या। और आज रात वो होता है जो इतने दिनों से मिश्रा भवन में नहीं हुआ था। आज नैना बिना किसी डर के रसोई में खाना बनाती है, और वो भी खुशी खुशी। इतना स्वादिष्ट कच्चे लहसुन का अचार है रसोई में। आज प्रेम खाने के लिए ना नकुर करेंगे ही नहीं, और ना ही राज। मम्मी जी तो खुशी खुशी खाना खाएंगी। रात को सभी मिलकर खाना खाने बैठते हैं। मजा आ गया। क्या खाना बनाया तुमने नैना, सच में। सही है बहू, वाह वाह क्या स्वाद है। मुझे टिफिन में भी यही अचार देना मम्मा। खाना इतना भी अच्छा तो नहीं है जो सभी भर भर कर बहू की तारीफ कर रहे हैं। कहीं बहू ने मुझे कुछ और तो नहीं दे दिया? अगली सुबह भी यही होता है। नैना जानबूझकर अपने ससुर जी की प्लेट के खाने में नाम भर मसाला डालती है और बाकी सभी के खाने को मसालेदार बनाती है। साथ ही सभी के पास लहसुन का अचार भी होता है। बहुत अच्छा खाना है, मजा आ गया मम्मा। अरे काहे का मजा आ गया, मेरे खाने में तो स्वाद ही नहीं है। वो आपका खाना बिना लहसुन का ना पापा जी, जैसे हमारा है। आप ही कहते हैं ना बिना लहसुन का खाना बनाओ वरना घर की बरकत बंद हो जाएगी। इसलिए मैंने रसोई में लहसुन लाना छोड़ दिया है। और इस अचार को तो इस्तेमाल करने के लिए आपने बोला था। आप कहे तो फेंक दूं? मैं क्या कह रहा हूँ पापा, आप एक बार इस अचार को टेस्ट करके तो देखिए। तुम सभी खाओ ऐसी फालतू चीज, मुझे नहीं खानी। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, पर नैना की नजर अपने ससुर जी पर थी, जो कि लगातार रसोई में देख रहे थे। लगता है वक्त आ गया है। अब कुछ देर रसोई को पापा जी के हवाले करना ही सही रहेगा। नैना रसोई से निकलकर कपड़े धोने बाथरूम में जाने का ड्रामा करती है। अपनी बहू को बाथरूम की ओर जाता देख मुरारी सरकता हुआ रसोई में जाता है और कच्चे लहसुन के अचार को ढूंढना शुरू करता है। खा कर देखता हूँ आखिर इस अचार में ऐसा क्या है जो इस अचार को खाकर सभी के मुंह से हर वक्त वाह वाह निकलता रहता है। मुरारी जैसे ही लहसुन के कच्चे अचार को खाता है, उसके मुंह का स्वाद ही बदल जाता है। रसोई में खड़े खड़े मुरारी अचार के साथ 3 रोटी खटक जाता है। हॉल में खड़ी मनीषा और नैना ये देख लेती हैं। पापा जी, आपके लिए लहसुन की सब्जी बनाना शुरू कर दूं ना? अरे नहीं नहीं बहू, ये क्या कह रही है तू? ये लहसुन का अचार थोड़ी ना है ना जी। अच्छा भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं भी इंसान हूँ। पर देखो, इस बारे में किसी से कुछ कहना नहीं। और उस दिन के बाद मुरारी बिना नानुकुर किए प्याज लहसुन का खाना खाना शुरू कर देता है। काली रसोई गोरी रसोई। नागपुर में राम नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। राम के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। राम का परिवार पूरा और खुशहाल था।
देखो, हमारा घर हमेशा से साफ सुथरा रहा है, लेकिन अब हाँ, सिमरन बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर रसोई की हालत देखकर तो सर दर्द होने लगता है। माँ, मैं तो कल देख रही थी सिंक में बर्तन भरे थे और मसाले भी इधर उधर फैले थे। ये आदत सही नहीं है, समझाना पड़ेगा, लेकिन प्यार से। सबकी बातें अभी शुरू ही हुई थी कि तभी शिवम अंदर आता है। किसकी शिकायत हो रही है? बेटा, हम बस ये कह रहे थे कि सिमरन बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन सफाई का ध्यान नहीं रखती। माँ, वो कोशिश तो करती है। हाँ, पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, आखिर हम सब इसी घर में रहते हैं। वो बात सही है, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। एक तरफ बड़ी बहू सिमरन खाना बनाने में एक्सपर्ट और रसोई गंदा करने की आदी थी, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू काजल सफाई में एक्सपर्ट और खाना बनाने में जीरो थी। देखो जी, ये समस्या छोटी नहीं है। कौन सी समस्या? वही सिमरन और काजल वाली। एक खाना बनाने में एक्सपर्ट है, दूसरी सफाई में। और तुम चाहती हो कि दोनों में बैलेंस हो जाए? हाँ, क्योंकि अगर सिमरन नहीं होती तो खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है, और अगर काजल नहीं होती तो मोहिनी और मुझे रसोई की सफाई करनी पड़ती है। यही कह रही हो, लेकिन अब करे तो क्या करे? बात करनी पड़ेगी दोनों से, और क्या। तभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। सिमरन सब्जी छोंक रही थी और काजल बर्तन धो रही थी। अचानक सिमरन मसाला निकालते वक्त एक डब्बा गिरा देती है। जिठानी जी, जरा देख कर काम किया करो, सारा मसाला नीचे गिर गया। अरे, खाना बनाते समय थोड़ा इधर उधर तो होता ही है, तुम बाद में साफ कर देना। यही तो प्रॉब्लम है जिठानी जी, तुम बनाती बहुत अच्छा हो, लेकिन सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। और तुम बस बातें अच्छी बना लेती हो। जिठानी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कुछ भी कहोगी। दोनों की तू मैं सुनकर रानी किचन में आती है। बेटा, हमें तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। हाँ माँ जी, बोलिए। देखो सिमरन, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पर सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। और काजल, तुम सफाई में एक्सपर्ट हो, लेकिन खाना बनाने से दूर भागती हो। हाँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद ही नहीं आता। हाँ, राहुल भी बोल रहा था कि उसने जो दाल बनाई थी वो जिठानी जी, देखो, ये बात हंसी मजाक करने की नहीं है, तुम दोनों को ही थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। पर इतना कहने के बाद भी दोनों में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन अचानक दोनों की इसी बात को लेकर लड़ाई भी हो जाती है। देख रहे हो जी, कितना कहा समझाया पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, वही हाल है। सिमरन अभी भी रसोई गंदा कर देती है और काजल अभी भी खाने से बच रही है। और तो और, दोनों को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तभी किचन से झगड़े की आवाज आती है। रानी और राम घबराकर उधर देखते हैं। जिठानी जी, जरा देख कर काम किया करो ना, पूरा किचन बिखरा पड़ा है। हाँ, तो तुम साफ कर देना, वैसे भी तुम्हें और कोई काम तो करना है नहीं। वाह, मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे फैलाई गंदगी की नौकरानी हूँ। और तुम कौन सी महारानी हो? खाना बनाने का नाम लेती तुम्हें बुखार चढ़ जाता है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह रसोई को युद्ध का मैदान तो नहीं बनाती। और खाना वो तो बनता ही नहीं तुमसे। अगर मैं ना हो ना तो पूरा घर भूखा मर जाए। हाँ, और अगर मैं ना हो ना तो सबको बीमारी हो जाए, क्योंकि तुम्हारी गंदी रसोई में तो कोई भी बीमार हो सकता है। दोनों की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि पूरे घर के लोग दौड़कर किचन में आ जाते हैं। झगड़ा बढ़ता है, सारे लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद होते हैं। भाभी, काजल, बस करो, ये क्या बचपना है। हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने की क्या जरूरत है? छोटी बात? जब से शादी हुई है तब से मैं अकेले ही खाना बना रही हूँ और मैं अकेले ही सफाई कर रही हूँ। फिर तुम दोनों चाहती क्या हो? दोनों एक साथ चिल्लाती हैं। अलग किचन। जी हाँ, अलग किचन। सब चौंक जाते हैं। राम और रानी एक दूसरे को देखते हैं जैसे यकीन ना हो। कुछ ही देर में रात का समय होता है। राम और रानी अकेले बैठे हैं, दोनों चिंतित थे। ये तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, एक छोटी सी बात इतनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा ही नहीं था। और अब क्या करें? शायद इन्हें ही अपनी गलती समझने देनी चाहिए। अगर ये अलग रसोई चाहती है तो यही सही। क्या मतलब? हमें इन दोनों को रोकने के बजाय वही करने देना चाहिए जो ये चाहती हैं। फिर इन्हें खुद समझ में आएगा कि साथ रहना क्यों जरूरी होता है। रानी थोड़ा सोचती है, फिर सहमति में सिर हिलाती है। अगले दिन दोनों की अलग रसोई की शुरुआत होती है। तुम दोनों को अलग रसोई तो मिल गई है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ जी? तुम दोनों का एक एक दिन बटा हुआ है। एक दिन सिमरन खाना बनाएगी तो दूसरे दिन काजल खाना बनाएगी। पर माँ जी, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं। ये तो तुम्हें किचन अलग करने से पहले सोचना चाहिए था।
अभी भी वक्त है, चाहो तो फिर से एक किचन कर सकती हो। नहीं पापा जी, मुझसे जो भी बनेगा, जैसा भी बनेगा मैं बनाऊंगी, पर अपनी जेठानी जी के साथ दोबारा किचन एक नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तुम दोनों अलग किचन चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं। और इसका मतलब ये है कि तुम दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी होगी। शिवम और राहुल दोनों ही भाई अपने माता पिता का फैसला सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। पापा, क्या सच में आप? लेकिन ये कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं, मुझे मंजूर है। मुझे भी। घर के लोग हैरान होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। अगले दिन से दोनों अपने अपने किचन में काम करने लगती हैं। लेकिन असली समस्या तब आती है जब सिमरन को खुद सफाई करनी पड़ती है और काजल को खुद खाना बनाना पड़ता है। अरे सिमरन बहू, ये रसोई है या किसी हलवाई की दुकान? अरे सविता दीदी, आइए ना, कुछ खाएंगी क्या? मुझे पहले ये बता, तेरा इरादा क्या है? घर के अंदर जंगल बनाना चाहती है क्या? अरे दीदी, बस खाना बना रही थी, सफाई बाद में कर दूंगी। हे भगवान, बाद में वाली लड़की, कम से कम यहाँ बैठने की जगह तो रख। दीदी, खाना खाकर जाएंगी? आज मैंने मसाला भिंडी बनाई है। अरे भिंडी तो पसंद है, पर डर लग रहा है कि इसमें मसाला ज्यादा होगा या धूल मिट्टी। दीदी चल रहने दे, मुझे भी जिंदा रहना है। मैं देखो जरा काजल की रसोई कैसी चल रही है। सविता मुंह घुमाकर काजल के किचन की ओर चल देती है। सिमरन पीछे से हंस देती है। सविता काजल की रसोई में पहुंचती है। वहाँ सब कुछ चमक रहा था। काजल मुस्कुराते हुए पराठा बना रही थी। अरे वाह काजल बहू, तूने तो कमाल कर दिया, इतनी गोरी चिट्टी रसोई। आइए दीदी, कैसे आना हुआ? मैं तो सिमरन की रसोई देखकर आई हूँ, अब तेरी देख रही हूँ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ धुआं धुआं, यहाँ चमक धमक। दीदी, सफाई मेरी पहली पसंद है। मेरे हाथ से गंदगी तो बर्दाश्त ही नहीं होती। पर खाने में स्वाद बर्दाश्त होता है कि नहीं? वो धीरे धीरे सीख रही हूँ। आज पराठे बनाए हैं, चखिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रसोई इतनी साफ सुथरी है तो खाने का भी टेस्ट देख ही लो। काजल खुशी खुशी सविता को एक गर्मा गर्म पराठा परोस देती है। सविता पहला कोर खाती है और फिर अचानक चेहरा बिगाड़ लेती है। हे भगवान, ये पराठा है या रबड़ की चप्पल? दीदी, अरे बहू, सफाई तो ठीक है, पर जरा खाने में भी जान डाल। दीदी, पराठा एकदम हैवी है, मैंने कम तेल में बनाया है। अरे तो इसे पराठा कहे या कसरत का सामान? इतना भी खराब तो नहीं होगा। सुन बहू, तेरी रसोई गोरी है और सिमरन की काली, लेकिन खाने में भी यही फर्क है। उसका खाना लजीज है और तेरा बेरंग। काजल उदास हो जाती है और सविता खिलखिलाकर हंस देती है। कुछ दिनों बाद राम की बहन अनीता का फोन आता है। अरे अनीता, कैसी हो बहन? भैया, मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन असली सवाल यह है कि आप लोग कैसे हैं? घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। बस तेरी भाभी रोज रोज की बहुओं की खटपट से परेशान रहती है। भैया, ये तो हर सास की कहानी है। बस एक खुशखबरी है। क्या बात है? मैं और दिनेश कुछ दिनों के लिए नागपुर आ रहे हैं। सच? अरे ये तो बहुत बढ़िया खबर है। कब तक आ रहे हो दोनों? परसों सुबह निकलेंगे तो दोपहर तक पहुंच ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, भाभी को बताता हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। और हाँ, मेरे आने से पहले घर की शांति बना लेना, नहीं तो मैं जज बनकर आऊंगी। अरे अब तो तू ही सुलह करवा दे इन बहुओं की। ठीक है भैया, मिलते हैं। ठीक है, सफर अच्छा रहे। राम फोन रख देते हैं। खुशी खुशी रानी को बताता है। कुछ ही दिनों में अनीता और दिनेश राम के घर पहुंच जाते हैं। अनीता दो रसोई देखकर हैरान रह जाती है। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ। हाँ भैया, कैसी हो भाभी? अरे बहुत अच्छी, तुम आ गई, अब तो और भी अच्छा लग रहा है। हमें नहीं बुलाओगी अंदर? अरे आओ आओ आओ। सब अंदर आते हैं, सोफे पर बैठते हैं। अनीता घर का मुआयना करने लगती है। तभी उसकी नजर दो अलग अलग किचन पर जाती है। वो हैरानी से राम और रानी की तरफ देखती है। भैया, ये क्या? घर में दो दो किचन? कहीं मकान डबल तो नहीं बना दिया? अरे नहीं बहन, ये सब तेरी भाभी की मेहनत का नतीजा है। हाँ, दो रसोई है और इसकी वजह हमारी बहुएं हैं। बहुएं? क्या मतलब? लगता है बहुओं ने खाना बनाना छोड़ दिया होगा और भाई साहब को मजबूरी में दो किचन बनवाने पड़े। अरे नहीं जीजा जी, दोनों बहुएं खाना बनाती है, लेकिन अपनी अपनी अलग अलग रसोई में। ऐसा क्यों?
राम और रानी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे सिमरन स्वादिष्ट खाना बनाती है लेकिन सफाई नहीं रखती, और कैसे काजल सफाई की पक्की है लेकिन खाना बनाना नहीं आता। दोनों इसी बात पर झगड़कर अपनी अपनी रसोई अलग कर चुकी हैं। अनीता सर पकड़कर बैठ जाती है। ओहो, ये तो गजब कर दिया। भैया भाभी, आप लोगों ने कुछ समझाया नहीं? अरे बहुत समझाया बहन, पर कोई सुनता ही नहीं। सिमरन को सफाई का मतलब समझ में नहीं आता और काजल को अच्छे खाने की अहमियत। मामला तो गंभीर है, लेकिन परेशान मत हो भाभी, मैं सब ठीक करके जाऊंगी। वाह, अब तो मजा आएगा। अनीता अपनी चाय का घूंट लेते हुए सोचने लगती है कि इस झगड़े को कैसे खत्म किया जाए। उसे एक योजना सूझती है। अच्छा भैया भाभी, तुम लोग अब इस मामले में कोई दखल मत देना। ये बहुओं की लड़ाई है और इसे मैं अपने तरीके से हल करूंगी। अरे पर क्या करोगी तुम? देखती जाओ। राम और रानी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अनीता दोनों बहुओं से एक एक करके मिलती है और दोनों को एक ही आइडिया देती है। सिमरन बहू, ये किचन है या कूड़े का मैदान? अरे बुआ जी, मैं भी क्या करूं, खाना बनाते बनाते सफाई का ध्यान नहीं दे पाती। ध्यान देना तो दूर, तूने तो सफाई से नाता ही तोड़ लिया है। अरे बुआ जी, इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा सुन, मैं तेरी एक परेशानी हल कर सकती हूँ। सच बुआ जी, कैसे? देख, तू इतना अच्छा खाना बनाती है पर सफाई नहीं कर पाती। इसका हल बहुत आसान है, एक नौकरानी रख ले। नौकरानी? हाँ बिल्कुल, तुझे बस थोड़े पैसे देने होंगे और बदले में तेरा किचन हर समय चमकता रहेगा। न लड़ाई होगी न झगड़ा। हाँ, ये बुरा आइडिया नहीं है। और तू रानी बनकर खाना बनाएगी और नौकरानी सब सफाई कर देगी, एकदम परफेक्ट। अरे बुआ जी, आपकी ये सलाह कमाल की है। मैं कल ही किसी को काम पर रख लूंगी। बस यही तो मैं चाहती थी। सिमरन अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। अनीता के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वो वहां से निकलकर काजल के किचन में जाती है। काजल अपने किचन में सफाई कर रही होती है। हर चीज अपनी जगह पर है, लेकिन वो परेशान दिख रही है। अरे वाह, यहाँ तो चमक ही चमक है। लगता है किचन में रहने से ज्यादा सफाई करने में तेरा मन लगता है। बुआ जी क्या करूं, मुझे ना गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, पर खाने में अब तक हाथ नहीं बैठा। इसका मतलब तू रोज बेस्वाद खाना बना रही है। अब इतना भी बेस्वाद नहीं, पर हाँ, जेठानी जी जैसा स्वाद नहीं आता। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मतलब? देख, जैसे सिमरन ने अपनी सफाई की समस्या हल करने के लिए नौकरानी रखने का सोचा, वैसे ही तू भी थोड़े पैसे खर्च कर और अच्छा खाना बनाने के लिए नौकरानी रख ले। खाना बनाने के लिए नौकरानी? हाँ, होटल से टिफिन सर्विस से खाना मंगवाने से तो अच्छा है ना कि कोई अच्छा कुक रख ले। तेरा किचन भी साफ रहेगा, तुझे अच्छा खाना भी मिलेगा। हाँ, सही कह रही हैं बुआ जी। सफाई मेरी आदत है, लेकिन खाना बनाने में मैं कभी परफेक्ट नहीं हो पाऊंगी। अगर किसी से बनवा लूं तो सब ठीक रहेगा। बिल्कुल, थोड़े पैसे खर्च होंगे लेकिन मजा ही आ जाएगा। बुआ जी, आपने तो मेरी भी समस्या हल कर दी। काजल भी अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। अनीता के चेहरे पर फिर वही शरारती मुस्कान आ जाती है। सिमरन और काजल दोनों ही एक नौकरानी पूजा को घर में रख लेती हैं। पूजा दोनों से अलग अलग 5,000 रुपए लेती है। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछो भाभी, क्या बात है? अरे नौकरानी रखने से तो घर से हर महीने 10,000 रुपए जा रहे हैं, इसमें फायदा क्या हुआ? रानी भाभी, लगता है आपने कुछ नोटिस नहीं किया। कभी पड़ोसी और नौकरानी की बातें सुनी है? क्या मतलब? एक दिन नौकरानी और पड़ोसी की बातें सुनकर अपनी बहुओं को भी सुनाइएगा, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। रानी अनीता की बात सुनकर हैरान रहती है, पर वो चुपके से अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर एक कोने में खड़ी हो जाती है और नौकरानी पूजा और पड़ोसन सरोज की बातें सुनने लगती है। अरे पूजा, अब तो तेरा राजपाट हो गया। 2-2 बहुएं, 2-2 किचन, और तू दोनों से पैसे ऐंठ रही है। हाँ दीदी, जब 2 बेवकूफ खुद ही अपना घर बांट ले तो हमारा क्या जाता है। मैं तो मौज में हूँ। सही कह रही है, लेकिन सच सच बता, दोनों से कितने पैसे ऐंठे? अरे दीदी, 5-5 हजार, मतलब 10,000 मेरी जेब पे। 10,000? और तूने बिना कुछ किए 2-2 घर पकड़ लिए? बिना कुछ किए नहीं, बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या किया? अरे सिमरन मैडम को समझाया कि सफाई करना उनकी शान के खिलाफ है, तो मुझे रख लो। काजल मैडम को बताया बढ़िया खाना बनाना उनके बस की बात नहीं है, तो बाहर से मंगवा ले। ओहो,
तूने दोनों को उल्टी पट्टी पढ़ा दी। और नहीं तो क्या। अच्छा दीदी, अगर ये दोनों फिर से एक हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा? उल्टी पट्टी तो पढ़ानी है। तेरा तो बंटाधार हो जाएगा। इसीलिए भगवान से दुआ करती हूँ ये लड़ाई कभी ना सुलझे। तो भी कमाल है, लेकिन सच में इन दोनों ने अपने ही घर का तमाशा बना दिया। और उस तमाशे का फायदा उठाने वाली मैं हूँ। चल ऐसे ही मजे करती रहे। दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ कोने में खड़ी रानी, काजल और सिमरन सब कुछ सुनकर दंग रह जाती है। रानी की आंखों में गुस्सा और बहुओं की आंखों में शर्म नजर आती है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये बंटवारा बेवकूफी है। अब आया समझ में? हाँ माँ जी, हमारी ही गलती थी। हमें अपने घर को अलग करने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए था। काजल, अब से मैं सफाई में तेरा पूरा साथ दूंगी। और खाना बनाना मैं आपसे सीखूंगी। अब कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ एक रसोई और एक परिवार। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी अनीता भी वहां आती है। क्या हुआ? कर दी ना काली गोरी रसोई की प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ बुआ जी, अब एक ही रसोई होगी और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और हाँ, अब पूजा को 2-2 सैलरी नहीं मिलेगी। सब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और घर में फिर से खुशी लौट आती है।